हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सोलमेट। तो ये कहानी दो दोस्तों की बचपन की है जिन्हें एक ही लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा होता है जो दोनों ने कभी सोचा नहीं था। तो कहानी शुरू होती है हमारे पहले किरदार एंसन, जिसके पास एक दिन एक प्रोडक्शन कंपनी वाले आते हैं जो उसकी दोस्त जूली की लिखी हुई नॉवल पर एक मूवी बनाना चाहते हैं। वो लोग जूली को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एंसन से कॉन्टैक्ट किया, पर वो कहती है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैंने ये नॉवल नहीं लिखी है। पर ये झूठ होता है। अब इसके बाद एक दिन जब वो मेट्रो में ट्रैवल कर रही होती है तो उसे वहाँ जोशुआ नाम का लड़का मिलता है जो कि उसका बहुत ही पुराना दोस्त है और इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एंसन उसे इग्नोर कर देती है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है ये तो जोशुआ को भी पता नहीं होता, लेकिन जाते जाते उसने उसे खुद का नंबर दे दिया है ताकि अगर उसका मन करे तो वो उससे बात कर सके, और वहाँ से चली जाती है। अब जोशुआ उसे बस देखता रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो घर आ जाती है और यहाँ वो पहली बार अपनी दोस्त जूली की लिखी नॉवेल को पढ़ती है जिसका नाम था सोलमेट। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक पर नॉवेल का चैप्टर 1। ये पूरी नॉवल असल में एंसन और जूली के ऊपर लिखी है, जो कि जूली ने खुद लिखी थी, कि कैसे उन्होंने पूरी जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दिया। तो यहाँ हम उनकी पहली मुलाकात देखते हैं जब एंसन स्कूल में एक पेट लेकर आई थी जो उसे दूर जाकर जूली के पास बैठ जाता है, और यहाँ वो पहली बार जूली को देखती है और उनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। उन दोनों के बीच काफी बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। एंसन थोड़ा शरारती किस्म की बच्ची थी, वो स्कूल की बेल बजा देती है जिससे सभी बच्चे सोचते हैं कि छुट्टी हो गई और वहां से भाग जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एंसन स्कूल में टिफिन नहीं लाती थी क्योंकि उसकी मॉम ज्यादातर बाहर ही रहती थी, इसलिए हर रोज जूली उसे अपना टिफिन खिलाती थी और ऐसे ही उनकी दोस्ती और गहरी होती चली जाती है। अब जूली उसे अपने घर भी ले जाती है और दोनों एक साथ ही बैठकर लंच करते हैं, खाती पीते हैं, एंजॉय करते हैं। जूली की मदर को पता चलता है कि एंसन के फादर नहीं है, तो वो उसे अपनी ही बेटी जैसा प्यार देने लगती है और ऐसे ही समय बीतने लगता है। धीरे धीरे ये बड़े होने लगते हैं। एक दिन जब एंसन की मदर स्कूल आती है तो उन्हें देखकर भागने लगती है क्योंकि वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करती थी, पर उसे फिर भी उनके साथ जाना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है जूली के साथ वो टाइम स्पेंड करने चली आती है। उन दोनों का मानना था कि अगर वो एक दूसरे की शैडो में चलेंगे तो उनका साथ हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ वो यही करती हैं और इसी तरह से पूरे 13 साल बीत जाते हैं। जूली को एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वहीं एंसन को पढ़ाई ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करती थी ताकि खुद के खर्चे उठा सके। लेकिन वहीं उनकी दोस्ती अभी तक वैसे ही बिल्कुल मजबूत थी। वो ज्यादातर जूली के साथ उसके घर पर रहती थी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उसकी मॉम हमेशा बाहर ही रहती थी बिजनेस ट्रिप पर। अब एक दिन जब दोनों साथ में सो रहे थे तो एंसन अपने कुछ सपनों के बारे में बता, जैसे कि उसे बड़े होकर बहुत ही अमीर बनना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक अच्छी सी फैमिली बनानी है जो कभी ना टूटे, सेम तुम्हारी फैमिली की तरह। यहाँ बात करती हुए जूली भी उसे अपना एक सीक्रेट बताती है कि उसे कॉलेज में एक लड़का पसंद आए। तो यहाँ एंसन सोचती है कि क्यों ना वो जल्दी से जाकर उस लड़के को अपने दोस्त के बारे में बता दे ताकि वो अपनी जिंदगी में और खुश हो सके। इसलिए अगले दिन वो सीधा स्कूल में जाती है और उस लड़के को ढूंढ लेती है और उसे जूली के बारे में बताती है कि एक लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन यहाँ वो लड़का जिसका नाम था जोशुआ, वो जूली को पसंद करने के बजाय एंसन को पसंद कर लेता क्योंकि उसे उसके बोलने का तरीका काफी पसंद आ गया था, इसलिए वो उसके पीछा करता है। लेकिन आखिर में उसे पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो वहां से वापस आ जाता है। अब नेक्स्ट डे जब जूली लाइब्रेरी में होती है तो उसे वहां जोशुआ दिखता है। ये दोनों असल में एग्जाम में आगे पीछे ही बैठा करते थे और यहाँ जूली को पता भी चल गया था कि एंसन ने उसे सब कुछ बता दिया है उसके बारे में, इसलिए वो जाकर उसे सीधा किस कर लेती है। अब जोशुआ भी कुछ नहीं बोलता और फिर दोनों में बातें होना शुरू हो जाती है। अब वो एक साथ घूमते हैं, फिरते हैं और एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह रहने लगते हैं। यहाँ जूली जोशुआ की शैडो में चलती है, जैसे कि उसका मानना था कि अगर वो किसी की शैडो में चलेगी तो वो उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। यहाँ वो यही चाहती थी कि वो दोनों हमेशा साथ रहे क्योंकि जूली उसे बहुत प्यार करती थी। अब कुछ दिनों बाद जूली एंसन से मिलने जाती है जहाँ पर वो जॉब करती है, जो कि एक बार होता है। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी काम करता था। यहाँ उन दोनों के साथ जोशुआ भी मौजूद था और यहाँ एंसन को देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि एंसन जूली की दोस्त है। अब यहाँ जूली थोड़ी देर के लिए बाथरूम चली जाती है तो जोशुआ एंसन से थोड़ा क्लोज आने लगता है। जोशुआ कहता है कि तुम जूली का हाथ किस हाथ से होल्ड करती, तो वो अपना राइट हैंड आगे करती है, जिसके बाद वो भी अपना राइट हैंड आगे करता है और कुछ इस तरह से दोनों एक दूसरे को पहली बार छूते हैं, जो कि थोड़ा अजीब भी होता है। लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये आगे जाकर कितनी बड़ी मुसीबत बनने वाला है। तभी वहाँ जूली आ जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देखा है, वो स्टेज पर है ना, काफी कूल है, उसने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग भी गाया है।
तो वो कहती है कि हाँ वो पिछले 5 रातों से ऐसे ही कर रहा है। लेकिन ये सुनकर जोशुआ को काफी बुरा लगा। अब कॉलेज के बाद ये तीनों एक ट्रैक प्लान करते जहाँ पर इन्हें एक प्राचीन मंदिर में जाना है जो काफी ऊपर है। अब ये साइकिल से वहां जाने का प्लान करते हैं, पर ऊपर मंदिर तक जूली नहीं जा पाती क्योंकि उसके पैरों में दर्द होने लगता है। तो एंसन और जोशुआ ऊपर जाते हैं। वहां जाकर एंसन कहती है कि तुम तो भगवान पर यकीन नहीं करते हो, फिर तुम यहाँ क्यों आए? तो एक लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि ये मुझे मेरी माँ ने दिया था जब मैं बहुत ही बीमार था। इसमें उन्हें भगवान की कुछ प्रार्थनाएं लिखी हैं। इसे पहनने के बाद मैं ठीक हो गया। मैं भले ही भगवान पर यकीन ना करता हूँ, लेकिन मैं उनकी इज्जत जरूर करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब लॉकेट दिखाते समय दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन एंसन खुद को रोक लेती है और उसे दूर जाने की कोशिश करती है। लेकिन जोशुआ उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, लेकिन वो फिर भी वहां से बाहर आ जाती है। अब वहां से बाहर आने पर एंसन बहुत ही अलग बिहेव करने लगती है, जैसे वो अकेले इन्हें छोड़कर चली जाती है। और जूली भी समझ जाती है कि इनके बीच में जरूर कुछ हुआ है। अगले दिन एंसन एक ऐसा फैसला करती है जो उसने कभी भी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था, लेकिन वो ये सब जूली के लिए कर रही थी। उसने ये टाउन छोड़ने का फैसला कर लिया था, जिससे दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। पर एंसन कहती है कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी। मेरा सपना है पूरी दुनिया घूमने का, और जिस दिन मैं अपने सपने को पूरा कर लूंगी हम तीनों एक साथ होंगे। अब जूली को ज्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि वो हमेशा से खुश रहे। अब कुछ समय के बाद ट्रेन चलने लगती है और वो भी उसके साथ भागने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो एंसन के गले में जोशुआ का वही लॉकेट देखती है, जिसे देखने के बाद वो सब कुछ समझ जाती कि जरूर एंसन और जोशुआ के बीच में कुछ फीलिंग है। अब यहाँ जाते हुए एंसन उससे कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं तो मैं रुक सकती हूँ, लेकिन जूली उसे कोई जवाब नहीं देती, बस रोती रहती है और वो नहीं चाहती थी कि जोशुआ उससे दूर जाए। अब यहाँ जूली को अपनी दोस्त से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन यही हकीकत है। यहाँ उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो अपने दोस्त को चुनो या फिर अपने प्यार को। उसके लिए दोनों ही बहुत जरूरी थे, पर आखिर में उसने जोशुआ को चुना क्योंकि वो एंसन के लिए उसे छोड़ नहीं सकती थी। और इसी तरह से दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे और 20 सालों से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक तीसरे इंसान ने इन दोनों के बीच में इतना बड़ा फासला कर दिया और अब इन्हें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। दोनों की जिंदगी अब बहुत ही बदल गई थी। वहाँ एंसन अपने बॉयफ्रेंड के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में घूम रही थी और कॉन्सर्ट करती है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करती है। वहीं जूली जोशुआ के साथ बहुत खुश थी। उसने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया था और एक स्टेबल लाइफ चाहती थी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। सब कुछ सही चल रहा था। उसका सपना था कि वो भी एक एंसन की तरह जोशुआ के साथ पूरी दुनिया घूमे, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उधर एंसन की जिंदगी में क्या चल रहा है। दरअसल दोस्तों, एंसन के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट करा था, जिसके बाद वो पूरी तरीके से टूट जाती है। उसके लिए मानो जिंदगी रुक सी गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसे भी समझ आ जाता है कि नथिंग इज परमानेंट। इसलिए वो अपने जितने भी अधूरे सपने थे उन्हें अकेले ही पूरे करना शुरू कर देती है। उसने पूरी दुनिया घूमे, नए नए दोस्त बनाए और नए लोगों से मिली, और कुछ इस तरह से वो अपनी लाइफ जी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जोशुआ और जूली को मिस भी करती है। दूसरी तरफ जूली और जोशुआ के परिवार वाले उनकी शादी के लिए बोलते हैं। उन्हें अभी ये नहीं करनी थी, लेकिन परिवार की खुशियों के लिए वो झुक जाते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद जूली एक जॉब के लिए अप्लाई करती है, जिसे वो मिल भी जाती है, और इसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही थी। पर एक दिन जोशुआ कहता है कि उसे मास्टर्स करने के लिए टाउन से बाहर जाना होगा, और जब वो 2 साल बाद लौट कर आएगा तो वो शादी कर लेंगे। जूली को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि ये उसका फैसला था। इसलिए वो खुशी खुशी हाँ कर देती है, लेकिन वापस आते हुए वो बहुत ही रोती है क्योंकि उसके लाइफ में 2 ही लोग थे जो उसके बहुत करीब थे, और इस समय दोनों ही उससे दूर चले गए। लेकिन जब वो वापस घर आती है तो उसे सीढ़ियों पर बैठी हुई एंसन मिलती है। अब उसे यकीन ही नहीं होता कि वो हकीकत में यहीं पर है, इसलिए वो सबसे पहले तो उसे गले से लगा लेती है। लेकिन तभी एंसन रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था और वो बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। उसने बहुत कोशिश करी कि वो मूव ऑन हो जाए, लेकिन अब वो अपनी जिंदगी से थक गई है। उसने जो कुछ सोचा था वो सब उसने कर लिया है। अब वो अपने सच्चे दोस्त के पास वापस लौट आई है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। जूली उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन तभी उसे उसके गले में वो लॉकेट दिख जाता है, जिसके बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन वो कुछ कहती नहीं, शायद उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन क्या सच में एंसन अभी भी जोशुआ से प्यार करती है, इसलिए उसने यह लॉकेट आज तक पहना हुआ है, या फिर बस उसे अच्छा लगता है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन वो पूरे शहर घूमती है और एंजॉय करते हैं। आज सालों बाद दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। जिसके बाद एंसन अपने होटल चली जाती है, लेकिन जब जूली उसका होटल देखती है तो बहुत ही गुस्सा करती है क्योंकि वो बहुत ही लो क्लास होटल था। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छा होटल ले सके, तो जूली उसे एक अच्छा होटल दिलाती है। अब एक दिन जब वो शाम में
एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ एंसन कहती है कि आज वो पे करेगी, लेकिन वहाँ उनके पास वाइन नहीं थी, इसलिए एंसन पास के ही कुछ लड़कों से वाइन फ्री में लेके आ जाती है और उसे पीने लगती है। अब ये बात जूली को पसंद नहीं आती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जब वो सलाद के पैसे देने लगती तो वो कहती है कि तुम्हें सारी चीजें बांटने की जरूरत नहीं है, मैं इसे पे कर देती हूँ। तब एंसन जवाब देती हुए कहती है कि तुम्हें बहुत सी चीजें पहले ही आपस में बांट ली है। यहाँ वो जोशुआ की बात कर रही थी जो उसे पसंद नहीं आती, और वो कह देती है कि तुम्हें आज तक जितने भी लेटर्स मुझे लिखे थे उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं जोशुआ के बारे में जरूर पूछा था, और तुम आज भी उसका दिया हुआ लॉकेट पहनती हो, इसका क्या मतलब मैं समझूं। यानी कि इतने साल बीतने के बाद भी आज सब कुछ पहले जैसा ही है। ना तो वो उसके दिए हुए जख्म भूल पाई है और ना ही वो जोशुआ को भूल पाई है। और उसी रात वो जूली को कुछ पैसे देती है और शहर छोड़कर चली जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और 2 साल बीत जाते हैं। एंसन ने अब नई लाइफ शुरू कर दी थी। उसने इन बीते सालों में कभी भी जूली से बात नहीं की और ना ही उसे बात करने की कोशिश भी की। लेकिन एक दिन एक इत्तेफाक होता है, जिस ऑफिस में एंसन काम करती है वहाँ जोशुआ की भी जॉब लग जाती है और आज फिर से ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसे देखकर एंसन काफी हैरान थी। लेकिन इसके बाद दोनों आपस में बातें करते हैं, जिसमें वो बताती है कि मैंने बहुत सी जगहें घूमी, लेकिन उसके बाद मेरा मन भर गया और मैं यहाँ आ गई। यहाँ मेरी एक स्टेबल जॉब है और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, जिससे कि मैं शादी भी करने वाली हूँ। जिसके बाद वो जूली के बारे में भी उसे पूछती है, तो वो बताता है कि हम दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा और कुछ ही दिनों बाद हम शादी करने वाले, जिसे सुन के वो काफी खुश होती है। उसे मिलने के बाद जब एंसन बाहर आती है तो उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो चुका था, जिसे देखकर वो पागल हो जाती है और उस समय तक जोशुआ उसे संभालता है। शायद एंसन की लाइफ कुछ इसी तरह की है, जिससे भी वो प्यार करती है वो हमेशा के लिए उससे दूर चला जाता है। लेकिन यहाँ इतने दिनों से अलग रहते हुए जूली और जोशुआ के बीच में भी दूरियां आने लगती है। वो इस बारे में बात करने की कोशिश करती है उससे, लेकिन जोशुआ बार बार काम का बहाना बोलकर फोन काट कर देता है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वो रोती भी है। वो उसे कई बार शादी के बारे में पूछती है, लेकिन हर बारी वो कुछ दिन करके बात को टालता रहता है। इसीलिए वो बीजिंग आ जाती है पहली बार जोशुआ के घर, लेकिन वहाँ उसे वो नहीं मिलता, इसलिए वो वहीं बाहर उसका इंतजार करने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद जब वो देखती है उसे तो यकीन ही नहीं होता, वहाँ से नशे में धुत एंसन को लेकर जोशुआ आ रहा था। ये देखकर जूली को बहुत बुरा लगता है। वो फौरन अंदर जाती है और सबसे पहले तो एंसन का नशा उतारती है और उसे आखिरकार वो सब कुछ कह डालती है जो उसने सालों से अपने अंदर दबा कर रखा हुआ था। और यहाँ पर वो एंसन के कैरेक्टर के ऊपर भी सवाल उठाती है और कहती है कि तुम्हें लोग सिर्फ यूज करना चाहते हैं, तुमसे प्यार नहीं करते, क्योंकि तुम इसी तरह से जीते हुए आ रही हो। लोग बस तुम्हारे जिस्म से प्यार करते हैं, सिर्फ अकेले मैं ही हूँ जिसे तुम्हारी फिक्र है। और रही बात जोशुआ की, तो वो मेरा है और हमेशा से मेरा ही रहेगा, उसे मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। अब बाहर आकर वो जोशुआ से भी कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी, क्योंकि मुझे ये सब सालों से पता था। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है शादी के लिए। ये बोलकर वो उन दोनों को वहीं छोड़कर चली जाती है। अब उस रात जब बाहर जोशुआ वॉक कर रहा था तब उसके पास एंसन आती है, जिसे वो कहता है कि शायद हमें पहले ही अलग हो जाना चाहिए था। तब एंसन उसे उसका लॉकेट लौटा देती है और फिर अपने रास्ते निकल जाती है। यहाँ जोशुआ फिर से अकेला पड़ गया था, तो वो वापस जूली के पास एक लिफाफा लेकर जाता है जिसमें उसके नए घर की चाबियां थी। उसने तय कर लिया था कि उसने अब बाकी की लाइफ उसी के साथ गुजारनी है, जिसे सुन के वो बहुत ही खुश होती है कि फाइनली वो शादी करने जा रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी की डेट आ जाती है, लेकिन उस दिन भी एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है। दरअसल जोशुआ शादी के बीच से ही भाग गया था। उसने ऐसा क्यों किया ये तो हमें भी नहीं पता होता है। और ये खबर सुनकर जूली अंदर से टूट जाती है, शायद उसने गलत इंसान से प्यार कर लिया था। सीन शिफ्ट होके आता है प्रेजेंट में। जी हाँ, यहाँ हम एंसन को देखते हैं जो जूली की लिखी हुई नॉवेल पढ़ रही थी, लेकिन बीच में उसकी आंख लग जाती है। तभी उसकी बेटी आकर उसका लैपटॉप को बंद करती है। मतलब एक बार फिर से कहानी पास में जाती है, जहां हम जूली को देखते हैं जिसने अब ठान लिया था कि वो पूरी दुनिया घूमेगी जैसे कि एंसन घूमी थी, और अब वो खुद के लिए जीना चाहती थी, ना कि जोशुआ और एंसन के लिए। इस चीज में पहली बार उसकी माँ भी उसका साथ देती है। उन्हें पता था कि इस समय उन्हें उनकी बेटी के हालातों पर छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो सेम उसी जगह जाती है जहाँ पे एंसन गई थी। यहाँ तक कि वो उसी होटल में भी रुकती है जहाँ पर वो रुकी थी, जिससे ये पता चलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उसके दिल में अभी भी प्यार मौजूद है। वो अभी भी उससे अपने दोस्त मानती है। इसलिए जब उसने वो सारी जगहों पर घूम ली तो एक बार फिर से एंसन से मिलने आती है। लेकिन यहाँ मानो उन दोनों की जिंदगी बिल्कुल स्वैप मोड पर चली गई थी। कुछ सालों पहले तक जैसी जिंदगी एंसन जी रही थी, अब वो जूली जी रही है। अब दोनों मिलते हैं। यहाँ पे एंसन के पास एक सिक्योर जॉब थी, एक अच्छा बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन वहीं दूसरी ओर जूली के पास कुछ नहीं था सिवाय अकेलेपन के। काफी देर बात करने के बाद वो जाने लगती है। वो एंसन को अपने साथ चलने को कहती है,
लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि फिर से अब वो अपनी जिंदगी उसी प्लेटफॉर्म पर नहीं चाहती थी। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है जहां हम जोशुआ को देखते हैं जिसके पास एक बच्ची का कॉल आता है। वो उसे डैड कहकर पुकारती है और एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। जब वो उसे मिलने जाता है तो हमें पता चलता है कि वो एंसन की बेटी है और वो उसे कुछ लेटर देती है और पूछती है कि आप मेरे फादर हो। तो वो हंसती हुए कहता है कि नहीं है, लेकिन वो बच्ची कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि आप ही मेरे फादर हो क्योंकि मेरी मॉम इस लेटर में हमेशा आपका नाम लिखती है। तो वो कहता है कि इसमें तो जूली का नाम लिखा हुआ है, यानी कि ये लेटर तो जूली ने लिखा है। पर यहाँ वो उसे बताती है कि ये लेटर असल में मेरी मॉम ने ही लिखा था, लेकिन उन्होंने नाम अपनी दोस्त का डाल दिया। पर तभी वहाँ पर एंसन आ जाती है और दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं। पर यहाँ हम जोशुआ पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर सच्चाई क्या है। उसे सब कुछ जानना था। तब वो उसे कहता है कि मुझे बताया कि सोलमेट नॉवल तुमने ही लिखी है, पर उसमें जो तुमने एंडिंग दी थी वो सच नहीं है। मुझे बताओ कि असल में सच्चाई क्या है। और यहाँ से शुरू हो जाती है कहानी की सबसे इमोशनल पार्ट। एंसन बोलना शुरू करती है उस दिन जब जूली उससे मिलने आई थी। अब एंसन बोलना शुरू करती है कि उस दिन जब जूली मुझसे मिलने आई थी तो वो प्रेग्नेंट थी और इसके बाद हम दोनों ने उस रात काफी बातें की एक दूसरे से। और तब मुझे जूली ने बताया कि उसने तुमसे कहा था कि शादी वाले दिन भाग जाओ क्योंकि वो ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जो उसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करे। उसे हमेशा से पता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और उसे ये बात कहानी के शुरुआत से ही पता थी। उन दोनों ने हमें केव में देख लिया था और वो ये भी बताती कि इसी वजह से वो हमसे नफरत करती थी। अब यहाँ एंसन जूली से पूछती है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। तो जूली बताती है कि मेरे पास इस समय कोई भी नहीं है जो मेरे इस बच्चे का ख्याल रख सके, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये सुनकर वो उसे गले से लगा लेती है और यहाँ दोनों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था। जिसके बाद एंसन उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है उसकी डिलीवरी के लिए, लेकिन जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके कुछ समय के बाद वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उसका कॉल आता है जिसमें वो एंसन से कहती है कि मैं इस बच्चे को लेकर अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे पता है कि तुम इसका ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाओगी और इसलिए मैं तुम्हारे हवाले इसे करके जा रही हूँ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम जोशुआ को देखते हैं जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो धीमी आवाज में कहता है कि क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ क्योंकि ये उसकी ही बेटी थी। पर आपको क्या लगता है कि क्या एंसन ये साबित करना चाहती थी कि उसकी दोस्त जिम्मेदारी से भाग गई है? जो भी कहानी उसने जोशुआ को सुनाई थी वो असल में झूठी थी। असल में कहानी के लिए हम एक बार फिर से पास में चलते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस समय जूली ने बच्चे को जन्म दिया उसी समय उसकी मौत हो गई, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त की ऐसी सैड एंडिंग हो और इसीलिए उसने नॉवल में झूठ लिखा। अपने लास्ट चैप्टर में वो लिखती है कि मैं हमेशा से जूली की तरह बनना चाहती थी, एकदम स्टेबल, एक अच्छी लाइफ, बहुत सारा पैसा, लेकिन मैंने उसे ये बात कभी नहीं बताई और वो एंसन की तरह बनना चाहती थी, एकदम फ्री और कुछ इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को जीना सिखाया करते थे, लेकिन मैं तो यही रह गई और वो मुझसे दूर चली गई। सो जो सवाल कहानी की शुरुआत में पूछा था उसका जवाब आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आपको जोशुआ जैसा प्यार करना वाला चाहिए या फिर एंसन जैसी एक दोस्त चाहिए? वेल गाइज, हम कभी भी दो कश्ती में समुद्र पार नहीं कर सकते, हमें एक नाव या फिर एक रास्ता चुनना पड़ता है। अगर आप जूली, जोशुआ या एंसन की जगह होते तो क्या फैसला लेते? इसी सवाल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। कॉमेंट करना मत भूलिएगा। पीस आउट।